हाँ, पिछले सेशन आइसोमेरिज्म रिवाइज किया था नहीं? अच्छा, जीओसी के पिछले सेशन में हमने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में भी बात किया था ना। बहुत अच्छे। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स का डायग्राम देखा था हमने, बहुत बढ़िया। एक मिनट दीजिएगा। ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट के बारे में हमने लिखा था, सही बात है। तो दिस वाज द जीओसी सेशन। ये याद आ रहा है सब लोगों को? एक बार जल्दी से बात करेंगे इन सारी चीजों की, ठीक है? नहीं, आइसोमेरिज्म हो गया आविष्कार, बस आइसोमेरिज्म जितना करना था कर लिया। अब आगे आप लोग और क्वेश्चंस कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, है ना? डाउट्स वगैरह रहेगा फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? आइसोमेरिज्म पे मैंने जितना टाइम स्पेंड करना था उससे ज्यादा ही स्पेंड किया, ठीक है? कन्फर्मर्स जीओसी में नहीं है क्या? अरे वो जीओसी ही है सब, ठीक है? आइसोमेरिज्म है जीओसी का ही पार्ट, ठीक है? अब टेक्निकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब जब आप किसी चीज को जनरल बोलते हो ना, तो जनरल मतलब क्या है कि जनरलाइज्ड फॉर्म। खाने में खाना बनता है, अभी खाना बनता है, ये हम खाना खाते हैं, ये क्या है? जनरल बात है कि हम खाना खाते हैं। अब खाने में हम पाव भाजी खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, कि हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं, है ना? ये सब अलग अलग अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरल बात क्या है? खाना खाते हैं। तो ऐसे ही रिएक्शन में रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के कुछ तरीके हैं, ठीक है? तो कभी बॉन्ड, रिएक्शन होना मतलब क्या है? बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, सही बात है? जीओसी विल नॉट कम इन संडे। यस यस, संडे के टेस्ट में जीओसी नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, पहला 1 घंटा हम लोग जीओसी पे फोकस करेंगे, और आखिरी का आधा घंटा हम लोग थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट आ रहा है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए अपन आखिरी का टाइम रखेंगे, ताकि किसी को अभी टेस्ट के लिए सब लोग रिवाइज कर रहे हैं, सबको नए नए सवाल अब आना शुरू हुए होंगे, है ना? पोर्शन आईयूपीएससी और ये क्या कहते हैं, अपना आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म, ठीक है? आज 2 घंटे का लेक्चर है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो फिर अपन पहले 1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे, आखिरी का आधा घंटा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? वैसे मेरा इसके बाद एक और लेक्चर है 12th का, तो मैं आपका एग्जैक्ट 6 बजे से थोड़ा पहले ही छोड़ दूंगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। एडवांस नहीं होगा आज। आखिरी में आधा घंटा हम लोग डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ये एक बार सब लोग देख लो, हम लोगों ने अभी हम लोग जीओसी पे फोकस करते हैं, ठीक है? अभी नुपुर का सवाल है, जीओसी के बीच में कन्फर्मर्स क्यों लिया? जीओसी के बीच में कन्फर्मर्स इसलिए लिया क्योंकि जियो आइसोमरिज्म के ऊपर आपका टेस्ट होने वाला था ना संडे को। अब टेस्ट के पहले मेरे को एक बार ये था कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि फिर मैं जीओसी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग जीओसी पे फोकस नहीं करोगे, फिर मतलब वही बात, है ना? तो शुरू करें आज का सेशन। हम लोगों ने हम लोगों ने क्या बात की थी अभी तक? हम लोगों ने बात की थी कि जीओसी जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग रिएक्शंस को फोकस करेंगे, ठीक है? आइसोमरिज्म नेमिंग वाला पार्ट है, ठीक है? आइसोमरिज्म में हम वापस आइसोमरिज्म को लाएंगे, ठीक है? आइसोमरिज्म पूरा खत्म नहीं हुआ है, मैं टॉटोमरिज्म आपके सामने फिर से एक बार लाऊंगा, ठीक है? जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स फिनिश करेंगे उसके बाद एक बार, ठीक है? तो वो इसलिए लाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमको स्टेबिलिटी के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का एप्लीकेशन है, ठीक है? तो वो आते रहेगा, और अब हर सारे चैप्टर बीच बीच में एक दो चीजें उठती रहेगी, एक दो इधर उधर की, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि एक चैप्टर खत्म कर लिया मतलब अब इसका आगे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? ये 3 पार्ट है। कृष्णा ने बोला है कि केमिस्ट्री फुल लेंथ टेस्ट में मोल, केमिकल, आइसोमरिज्म, आईयूपीएसी, एटॉमिक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। मेरे मेरे को तो आईयूपीएसी और आइसोमरिज्म का पता है, बाकी का आपको बाकी सबसे कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है?
आज का पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा, टेंशन मत लो। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या सब लोगों को वॉइस कुछ ब्रेक तो नहीं आ रहा ना? ठीक है, चलो। जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है एक बार अपना नेट चेक कर ले, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये जो रिएक्शन, एक्चुअली अपने को पढ़ना क्या है? अपने को पढ़ना है रिएक्शन का मैकेनिज्म। एक्चुअली अपने को ये पढ़ना है कि कोई रिएक्शन होती है तो क्यों होती है, ठीक है। अब ये कोई रिएक्शन होती है तो क्यों होती है, इसको पढ़ने के पीछे अपने को रिएक्शन के बीच में होने वाले सारी घटनाओं को ढंग से समझना होगा, ठीक है। कौन से ग्रुप में भेजोगे? एक ही तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है मैंने, मास्टर क्लास केमिस्ट्री 2023, उसी में भेजूंगा किसे, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि कोई रिएक्शन क्यों होती है, ये चीज समझने के लिए अब हमको ये चीज समझना है कि रिएक्शन में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती है रिएक्शन में। रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक चीजें बनी, ठीक है। और नए बॉन्ड फॉर्म हुए, तो नए बॉन्ड फॉर्म होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यार सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, लैग हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? सबको हो रहा है? ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने बोला, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा था कि रिएक्शन जब होती है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कुछ बॉन्ड पहले ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होना और फॉर्म होने के बीच में जो चीजें बनती है उनको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। यही चीज हमने आगे लिखी भी होगी। अब ये रिएक्शन के मैंने आप लोगों को ये बताया था, एनर्जेटिक्स समझा रहा था। एनर्जेटिक्स इसलिए समझा रहा था क्योंकि रिएक्शन होने के पीछे का एक रीजन ये भी होता है कि जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है, इनके एनर्जी में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये एनर्जी का डिफरेंस ओवरकम करके अगर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, ठीक है, और उस प्रोसेस में लेट से एनर्जी और निकलती है, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वो एनर्जी आगे की रिएक्शन को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और रिएक्शन अपने आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन माचिस की तीली से अगर ब्यूटेन को आग लगा दे, तो अपन तो आग लगा रहे हैं तो गिन के दो चार मॉलिक्यूल को अपन ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दो चार मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद उसमें इतनी एनर्जी निकल जाती है कि वो बाकी के मॉलिक्यूल्स को जलने के लिए, मतलब उनकी जो इग्निशन एनर्जी बोलते हैं, या यहाँ पे टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी जो बोलते हैं, वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप गैस, आपने किचन में देखा है ना, लाइटर का बस स्पार्क होता है, एक स्पार्क से आग लग जाती है। कहने का मतलब इतना ही है कि उसमें हीट उतनी निकल रही है, और वो हीट निकल रही है तभी तो वो रिएक्शन हमारे काम की है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस बर्निंग से जो हीट निकल रही है उससे अपन अपना खाना पकाते हैं। सही बात है। यश का सवाल है, हाउ डिड वी नो दैट देयर इज डिफरेंस इन द एनर्जी? यश, अगर एनर्जी में डिफरेंस नहीं होता तो एनर्जी निकलता क्या, एनर्जी निकलता क्यों, कैसे, है ना? कुछ तो रीजन होगा, डिफरेंस होगा एनर्जी में, तभी जाके तो एनर्जी एमिट होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। हाँ, व्हाट इज बॉन्ड क्लीवेज सिद्धेश, अपन उसके बारे में आज बात करेंगे, 2 मिनट होल्ड करो, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग यही देखते हैं कि बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं। अब ये टूटने और बनने के बीच में दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं, या तो ट्रांजिशन स्टेट होगा, ठीक है, या तो फिर इंटरमीडिएट स्टेट होगा। आविष्कार का सवाल है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज नेसेसरी? एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, आविष्कार का सवाल है कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी हर बार रिएक्शन के लिए जरूरी है? आप ये सोचो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये पहली इनिशियल अमाउंट जैसे कि रिएक्शन शुरू करने के लिए आप इनिशियल एनर्जी तो देते हो, और फिर ये आगे जैसे बढ़ जाता है, तो आगे बढ़ता है तो उसमें शायद अगर नीचे आ जाए तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है। अब ये ई एक्टिवेशन आपको हर रिएक्शन में लगता है। अगर किसी रिएक्शन में आप इमेजिन कीजिए ई एक्टिवेशन की जरूरत ना होती, ठीक है, आपको अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल कहना चाहूँ तो कॉन्फॉर्मर्स की जब हम बात करते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है एट अ रूम टेम्परेचर। अब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इनकी जो रिएक्शन को आगे बढ़ने को, मतलब ये इंटर कन्वर्जन का भी जो प्रोसेस है, ठीक है, कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल, इसमें
आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, और एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए रिएक्शन अपने आप हो जाती है। आप ये सोचिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग आप लोगों ने बचपन से पढ़ा था, इट्स अ केमिकल रिएक्शन, Fe reacts with oxygen in presence of moisture to form Fe2O3। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सराउंडिंग में जो एनर्जी मिल रही है, दैट एनर्जी इज इनफ टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। ऑल्दो एक्टिवेशन एनर्जी आप कभी भी जीरो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आप सोचिए 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर, अगर अपन ऐसा बोलते तो दैट एनर्जी, दैट टेम्परेचर इज इनफ, yes, that surrounding temperature is enough to provide the energy to the reaction so that it can go forward। ठीक है, ओके। वैष्णवी का सवाल है व्हाई ट्रांजिशन स्टेट हैज मोर एनर्जी देन इंटरमीडिएट स्टेट। इसके बारे में हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, अभी तुमको वो चीज एग्जैक्ट सब समझ में नहीं आएगा एक बार में ही, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं, धीरे धीरे आपको आइडिया लगना शुरू होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। स्नेहा का सवाल है एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता। नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी ना होता तो रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ जाता, ठीक है। रिएक्शन को आपको एक्सटर्नली कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत ना पड़ती। चलिए, आज मैं एक छोटी सी बात करना पड़ा, कीशा का इंटरेस्ट आ रहा है, मैं क्या पी रहा हूँ, नींबू पानी, ठीक है। आप लोग भी पीजिए, विटामिन सी मिलता है इसमें, शक्कर भी होती है, एनर्जी मिलती है, दिमाग ज्यादा तेज चलता है, ठीक है। चलो फोकस करते हैं, एक सिंपल से रिएक्शन की मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ, आर एक्स, ठीक है। आर एक्स मतलब, आर एक्स हटाओ, कार्बन और कोई भी एक एक्स एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है। अब ये जो कार्बन और एक्स एलिमेंट के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड अलग अलग तरीके से टूट सकता है, ठीक है। इन इन इस बॉन्ड को मैं अलग अलग तरीके से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। किस किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, तो देयर इज अ होमोलिटिक फिजन, एक टर्म होता है होमोलिटिक फिजन, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है। होमोलिटिक फिजन का मतलब ये होता है कि ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड होमोलिटिक तरह से टूटता है, मतलब दोनों एटम जिन्होंने यहाँ पे मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, वो दोनों ने इलेक्ट्रॉन एक एक अपना अपना वापस ले लिया। तो होमोलिटिक फिजन जो है, इसका एंड प्रोडक्ट होता है आपका फ्री रेडिकल। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, दिस इज सी डॉट, डॉट का मतलब दिस इज अ फ्री रेडिकल, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें। दूसरा एक चीज है कि सी और एक्स का जो बॉन्ड है, इनका हेटेरोलिटिक फिजन हो। अब हेटेरोलिटिक फिजन का मतलब क्या है, होमोलिटिक में ये था कि दोनों ने बोला कि तू तेरा इलेक्ट्रॉन वापस रख ले, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन वापस रख लेता हूँ, तू जा मैं जाता हूँ, दोनों अपना अलग अलग रास्ते निकल गए, लेकिन दोनों के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। हेटेरोलिटिक का मतलब ये है कि किसी एक का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो जिसका प्रभाव ज्यादा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। जैसे इन दिस केस एक्स अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। दूसरा एक और केस हो सकता है कि सी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, तो एक्स के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो होमोलिटिक फिजन का जो प्रोडक्ट होता है, आउटकम जो होता है, दैट इज अ फ्री रेडिकल, वेयर एज हेटेरोलिटिक फिजन जो है, उसका जो आउटकम होता है, इट कैन बी अ कटायन एंड अ अनायन। अब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो अपन उसको बोलते हैं कार्बोकटायन। बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इस टर्म को, याद रखिएगा। कार्बोकटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और दूसरा है कार्बनायन, कार्बनायन का मतलब हुआ कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबको यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है? सब लोग प्लीज फोकस कर रहे हो ना? यहाँ से एक्चुअली अब अपना रिएक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, ठीक है। डाइवोर्स कह दो, ठीक है ना, होमोलिटिक में डाइवोर्स इज्जत से हुआ है, ठीक है, और हेटेरोलिटिक में डाइवोर्स थोड़ा सा धोखेधड़ी के साथ हुआ है, किसी एक ने दूसरे के साथ धोखा दिया है, ठीक है। वैष्णवी का सवाल है व्हाई डू वी कॉल इट फ्री रेडिकल एंड नॉट एन एटम। बहुत अच्छा सवाल है वैष्णवी, व्हाई डोंट वी कॉल इट एन एटम बट अ फ्री रेडिकल। है
गंदी तरीके से डाइवर्स हो गया, नहीं ठीक है। देखिए फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है, ये जो एटम जो है, सही बात है, वैष्णवी का सवाल ये है कि यार यहाँ पे आप बोल रहे हो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होना इसका मतलब ये हुआ ना कि कार्बन एटम जो था, है ना, उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन है वापस, तो आप उसको एटम क्यों नहीं बोलते? तो इसमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखनी है कि कार्बन के बाकी के बॉन्ड वैसे के वैसे इंटैक्ट है, कार्बन ने एक बॉन्ड इस तरह तोड़ा है कि उसके ऊपर डॉट आया है, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन का भी ऐसा बात करते हो, एच के ऊपर एक सिंगल डॉट आ जाए तो अपन उसको हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि दीज आर हाईली रिएक्टिव। ये चीज कभी मतलब आपको नेचर में अलग से एग्जिस्ट करते हुए नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में बनते हैं। फ्री रेडिकल जो होता है इनको बनने के लिए या तो गैसियस मीडियम की जरूरत होती है, या तो फिर सोल्यूशन फेज में भी होता है, लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो। एंड टू कैरी दिस आउट आपको लाइट के यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो atoms are also reactive, लेकिन आविष्कार atom is just a term to denote an element, ठीक है। अभी हाइड्रोजन को जब अपन एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं तो अपन H2 गैस बोलते हैं, अपन सिर्फ H एटम को हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं बोलते। अभी क्यों? क्योंकि H एटम रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन के दौरान अगर वो चीज फॉर्म हो रही है तो चलो H तो अकेला एटम, लेकिन कार्बन रिएक्शन के दौरान थोड़ी चार डॉट अलग लेके निकलेगा कि भाई मैंने चारों के बॉन्ड ऐसे होमोलिटिक तोड़े, मेरे पास चारों के सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो आपका कोई एक बॉन्ड ऐसे टूट रहा है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है फ्री रेडिकल, दैट्स इट, ठीक है। भक्ति का सवाल है विच मीन्स बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विदाउट एनी एटम अटैच्ड टू देम। नहीं 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 भक्ति, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लगी रहेगी। यहाँ पे अभी अभी मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया है। बॉन्ड्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी एटम, ठीक है। वो किसी बाकी सबके साथ बॉन्ड है, उसने किसी एक का बॉन्ड तोड़ के रखा है, ठीक है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि किसी एक के साथ बॉन्ड तोड़ दिया, दैट्स इट, बाकी बॉन्ड थे। आर दिस फिजन्स प्रैक्टिस बाय ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स? हाँ, सारे सारे बॉन्ड यानी देखो, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में तो साक्षात आयन होता है, या प्लस या माइनस। तो ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के केस में आपको फ्री रेडिकल देखने मिलता है, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं, एक एक काम करते हैं, होमोलिटिक फिजन को पहले लिखते हैं। When a pair of covalently bonded atoms break their bond in such a way that both the atoms get an individual electron, forming a free radical, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन, ठीक है। विल द सेकेंड हेट्रोलिटिक फिजन रिक्वायर मोर एनर्जी? हाँ, आगे जितने बॉन्ड तुम तोड़ते जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आविष्कार, तेरे सवाल का जवाब मैं इसमें दे रहा हूँ। जनरली
caused by heating or photochemical effect. इसको एक मिनट लिख लीजिए, मैं सारा चीज समझाता हूँ, ठीक है। सो होमोलिटिक फिजन क्या है? En इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस। तो जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है इस तरह से कि दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, ये जनरली टेक प्लेस बिटवीन सिमिलर एटम्स, ठीक है, कि दो सेम एटम्स हो या सिमिलर एटम उनके बीच में होगा, या तो फिर ऐसे एटम जिसमें बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय हीटिंग और फोटोकेमिकल इफेक्ट। अकर्स अकर्स बोलो, कॉस्ट बोलो, एक ही बात है, तो मतलब इंग्लिश में पढ़ के क्या ही मतलब है इसमें, ठीक है। आप हीट करोगे तो यहाँ पे इस टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, या तो फिर फोटोकेमिकल इफेक्ट मतलब लाइट के प्रेजेंस में, HNU के प्रेजेंस में आपको इस टाइप की रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। एंड इट कैन बी कॉज्ड ओनली इन गैसियस फेज और सॉल्यूशन फेज विद नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। X is halogen नहीं, X can be any atom. As of now, X can be any atom. Halogen लेके मत चलो। ये लिख लिया क्या सब लोगों ने? अनुज जादव का सवाल है, व्हाट इज नॉन पोलर? नॉन पोलर, अभी आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज पढ़ा है, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल, इसके बारे में, डाइपोल के बारे में पढ़ा है ना? तो जब किसी का डाइपोल मोमेंट 0 हो तो अपन उसको नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम का PDF खुल नहीं रहा है। अच्छा, मैंने वापस नहीं भेजा था, उसके बाद भेज दूंगा, मैं आज आज वापस भेज दूंगा। वैष्णवी का सवाल है, व्हाई होमोलिटिक फिजन डज नॉट अकर इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम्स। बात करते हैं वैष्णवी, आगे बढ़ू इधर तक। बर्निंग ऑफ ब्यूटेनॉल इज होमोलिटिक? नहीं 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 नहीं, होमोलिटिक इज जस्ट अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसको टाइप ऑफ रिएक्शन में क्लासिफाई मत करो, ठीक है। धनंजय रुक जाओ, अभी होल्ड करो। ये लिख लिया ना, आगे लिखते हैं हेट्रोलिटिक फिजन के बारे में। थोड़ा समझो, थोड़ा सा लिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि बोर्ड्स के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेई में कोई नहीं पूछने वाला, और इतनी बात अपन इतने डिटेल में कर लेने वाले कि ये चीज आपको ऐसा सपने में भी उठा के पूछूंगा तो समझ में आ जाए, मतलब आप बता पाओगे, ठीक है। होमोलिटिक फिजन का मतलब ऋतुजा बस इतना है कि कोवैलेंट बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बना था, तो ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाएगा, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक साइड, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे साइड, दैट्स इट। दोनों दोनों में इज्जत से डाइवर्स हो गया, ऐसा, ठीक है, कि भाई तू तेरा मैं मेरा। अभी सुनो ध्यान से, हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब क्या? व्हेन covalently bonded atoms undergo bond breaking such that one atom loses the shared pair of electron
electrons and other atom gains the shared pair of electrons forming a cation and an anion. एक ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग थी, ठीक है, बॉन्ड टूटा इस तरह से, एक ने बोला कि भाई मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, अभी तू जो करना है कर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, 2 किड ईच गॉट 1, हाँ ठीक है, दो बच्चे लड़ाई कर रहे थे चॉकलेट पकड़ के, चॉकलेट आधी आधी ब्रेक हो गई, दोनों के पास आधा आधा पार्ट आ गया, तो होमोलेटिक। लेकिन अभी दो बच्चे लड़ाई कर रहे थे, एक मोटा तगड़ा सा हेवी वेट लड़का था और दूसरा बेचारा था, और उसके बाद से पहले ने दोनों चॉकलेट छीन लिया, पूरी चॉकलेट छीन लिया, पूरी की पूरी एक के पास आती, दैट इज हेट्रोलिटिक। ठीक है, जैसे चाहो वैसे समझ लो, है बड़ी सिंपल सी चीज। अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन कैसे डिफाइन करते, याद करना, भेदभाव कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है डेफिनेशन आपको? सबको ये डेफिनेशन याद है क्या? The tendency to attract a shared pair of electron. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बात को या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में अगर एक एटम ऐसा है कि जिसको इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की ज्यादा टेंडेंसी है, तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर इज द पॉसिबिलिटी कि कोई एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके वहां से निकल जाए। ये बात आपको समझ में आई? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा हो तो जनरली हेट्रोलिटिक फिजन आपको देखने मिलता है। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी कैन से इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन एटम एटम खेलते रहते हैं कि भाई ये कार्बन था वो ऑक्सीजन था, आपको ये समझ में आता है। चलो एक छोटी सी बात करते हैं, इसके बाद मैं आपको एसिड बेस वाला एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए बस आप ये चीज लिख लीजिए, जनरली अकर्स, ठीक है, अकर्स लिखा भाई, बिटवीन एलिमेंट्स स्लैश ग्रुप्स, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे इसलिए मैं ग्रुप्स भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अपन बात करेंगे इसके बारे में, ग्रुप्स विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जस्ट होल्ड ऑन एक सेकेंड। ठीक है, so generally occurs between elements or groups with higher electronegativity difference। हाँ occurs बढ़िया बैठ रहा है ना, चलो सही है। नहीं मैं तो यार, मैं तो पहले ही बोलता हूँ इंग्लिश अपना थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। caused by polarity of the solvent, ठीक है। इस टाइप का जो ब्रेकिंग होता है ना, उसको सॉल्वेंट भी कई बार प्रमोट करता है। सॉल्वेंट कैसे प्रमोट करता है? सॉल्वेंट बोलता है कि अरे तोड़ दे
जैसा अभी HF के बारे में बात करेंगे कृष्णा। HF 2 मिटाते हैं उसके ऊपर, सॉल्वेंट आग लगाता है, ठीक है। अभी तुम लोगों ने एक चीज सुना है, HCl जो होता है, ड्राई HCl गैस जो है ना, ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक। ड्राई HCl एसिडिक नहीं होता, क्यों? क्योंकि ड्राई HCl में H+ और Cl के बीच में एक्चुअली एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब वो HCl का कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो बॉन्ड टूटता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आप HCl को डालोगे पानी में, तो पानी कीड़े करता है, ठीक है। पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट, अपने को मालूम है। पानी, वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दोनों हाइड्रोजन को दबा के रखता है, उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ओवरऑल देयर इज अ डाइपोल प्रेजेंट इन द केस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, एंड हेंस वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, एंड हेंस ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ वाटर it can influence the uh, the salts, the molecules that you try to dissolve in it. So one of the biggest reason that water is a universal solvent, क्योंकि उसको कीड़े करने की आदत है, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वो क्या करेगा? HCl जैसे आप उधर डालोगे, वो H+ को बोलेगा क्या कर रहा है उसके साथ, आजा। वाटर H+ को निकाल के H3O+ बना के घूमता है ना, हाइड्रोनियम आयन। और जो Cl- अलग होता है, उसको क्या कौन पकड़ के रखता है? जो H+ हाइड्रोजन वाला साइड है वाटर के अंदर का, वो उसको पकड़ के रखता है। क्या लैग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, ठीक है। ड्राई HCl को लिक्विड नाइट्रोजन में डालोगे, कुछ नहीं होगा। ड्राई HCl लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एक का सवाल आया, ड्राई HCl को अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन में डालो तो कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ध्यान से सुनो, HCl, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बिल्कुल है। क्या इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस है? बिल्कुल है। लेकिन इनके बीच का बॉन्ड टूटे, इसमें हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए कि कोई ये टूटने के बाद जो फॉर्म होने वाला H+ है और Cl- है, इनको स्टेबलाइज करे। तो अब H+ को कौन स्टेबलाइज करेगा? आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर आप पानी में डालते हो तो वो, और अगर Cl- अलग हो गया तो Cl- को कौन स्टेबलाइज करेगा? तो आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, उनके ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो सराउंड कर लेंगे। एक क्यों, 6 साइड से सराउंड कर लेंगे, सारे के सारे दिशा से। जब जहां पे भी Cl- का जरा सी भी ओपनिंग दिखी, वो उसको घेर लेंगे, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन, ठीक है। सॉल्वेशन बोले तो क्या होता है? अपने को ये मालूम है कि नमक जो है, नमक को आप पानी में डालते हो, नमक डिजोल्व हो जाता है, NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है, आयनिक कंपाउंड है। Na+Cl- अलग हो जाता है। अब इन जनरल अगर आप देखो तो NaCl हाथ में लोगे तो बढ़िया एकदम क्रिस्टल सॉल्ट के फॉर्म में, लेकिन जैसे पानी में जाता है वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम को अरे आना भाई, Cl को अरे आना भाई तू साइड में, दोनों को अलग अलग करके सब साइड से घेर लेते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन, ठीक है। आप इसको हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। द आइडिया इज, वाटर जो है उसको सब साइड से सराउंड कर देता है, तो इसमें क्या होता है? एक एनर्जी भी रिलीज होती है। इसके बारे में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में के एंड में पढ़ोगे। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, ये दो टाइप ऑफ एनर्जी होती है जो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही होती है। पढ़ लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। तो हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? वो वाटर क्यों कर पा रहा है? सोल्यूबिलिटी जो है, ये सोल्यूबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी के चलते होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल विच इज वाटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, Cl- स्टेबलाइज हो गया, Na+ स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो वो दोनों स्टेबलाइज हो गए, तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि पहले अनस्टेबल थे। तो अनस्टेबल से जैसे स्टेबल हुए थे, एक्स्ट्रा जो एनर्जी उनके पास थी वो रिलीज हो गई। वो रिलीज होने वाली एनर्जी को आप बोलते हो हाइड्रेशन एनर्जी, बराबर है। तो अब आप इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आओ कि व्हाई डज अ बॉन्ड ब्रेक? अ बॉन्ड ब्रेक्स
और why do you say कि there is a heterolytic fission might occur? तो उसका रीजन यही है कि जो हेट्रोलिटिक फिजन में बनने वाला कार्बोकटायन, कार्बन आयन या जो भी आपके कटायन अनायन है, उसको अगर आपका सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर देगा, मतलब सॉल्वेंट अगर आपका पोलार सॉल्वेंट होगा जिसमें पोलैरिटी होगी जैसे वाटर मॉलिक्यूल में होता है, तो उसको स्टेबलाइज कर सकता है सब साइड से घेर के। तो अगर वो सॉल्वेंट आपके मॉलिक्यूल को, आपके आयंस को स्टेबलाइज कर सकता है, तो वो बॉन्ड तोड़ने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सारी बात? महक का सवाल है यार, केमिकल बॉन्डिंग इज नॉट डन सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मच। महक, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव स्टेबलाइज करता है। साक्षात न हो तो पार्शियल ही सही, ठीक है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को स्टेबलाइज करते, तो हेट्रोलिटिक फिजन अगर होगा, मतलब ऐसा बॉन्ड टूटेगा कि एक ही बंदा दोनों के दोनों आपके इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। ठीक है, अगर ये मैं CX बॉन्ड को यहां से तोड़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? आई विल एंड अप विद अ कार्बोकटायन एंड सम अनायन। ठीक है, तो पार्शियल का मीनिंग बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। ठीक है, ये जिसका भी एक सवाल है, बड़ा सा सवाल है, किसका आविष्कार का, 1 मिनट होल्ड करना, मैं बता रहा हूँ। तो अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है, इनको स्टेबलाइज करने वाले, अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है AB, ठीक है, AB ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें एक के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है। अब पार्शियल का मतलब क्या है? पार्शियल का मतलब है कि बॉन्ड तोड़ा नहीं है उसने, बस यही है कि ये थोड़ा सा ज्यादा जबरा था, जो बी जो है वो थोड़ा ज्यादा जबरा था, तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ रखा ज्यादा टाइम। कि ये जो कार्बोकटायन है, इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? इसको आपके AB के मॉलिक्यूल का B वाला साइड स्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि B के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज है ना, हम आपको स्टेबलाइज करेंगे, आप काहे डर रहे हो? ठीक है, सिमिलरली जो X माइनस है उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? उसको A स्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि AB का A जो है उसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है। सही बात है। तो अपोजिटली चार्ज आयंस या अपोजिटली चार्ज स्पीशीज एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं। दिस इज जनरल आइडिया। हाँ भाई, डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस कनेक्ट हो गया, वापस कनेक्ट हो गया। एक सेकेंड ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आई क्या? वीडियो ऑफ रखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करो अद्वैत। ठीक है, सब लोग प्लीज एक बार फिर से ध्यान से सुनना, फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक अभी मैंने पोलार बोला ना, ठीक है, एक नॉन पोलार वाला भी बताता हूँ। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है उसको अपन स्ट्रॉन्ग बोलेंगे ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। C और X का बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, या तो होमोलिटिक तरीके से, जिसमें वो क्या है, दोनों बोले अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखो। मतलब ये ऐसा केस समझो ना जिसमें डाइवोर्स हुआ, दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि दोनों बोले कि देखो भाई, समझदारी के साथ कि देख, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, तेरा लाइफ में अलग वो है रिक्वायरमेंट, मेरा लाइफ में अलग रिक्वायरमेंट है। विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इनका आपस में झगड़ा हुआ, दोनों ने बोला तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, डन, म्यूचुअली पार्टेड। ठीक है ना, आजकल के जमाने में ये सब बहुत ज्यादा होता नहीं, बाकी पिक्चरों में देखो तो
एकदम मैं तेरे को मार डालूंगी, मैं तेरे को मार डालूंगा, एकदम उस जोन में होता है। तो अब ये दूसरा वाला वो है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा कत्ल कर दूंगी। तो अब इस केस में कैसा है कि एक बोला कि भाई, हाँ सास बहू सीरियल वाला, अब ये दूसरा है सास बहू सीरियल वाला, दिस इज हेट्रो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो केस है जहां पे कोई एक पूरा का पूरा सामान लूट के निकल जा रहा है, ये तब निकल पा रहा है जब उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो उसको बाहर से ऐसा आग डालने वाले लोग भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये बाहर से आग डालने वाला कौन है, तो वो है सॉल्वेंट। अब आप सोचिए सॉल्वेंट कैसे है, पुलिस के साथ ओढ़खान है ठीक है। तो अभी सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट जनरली जो पोलार सॉल्वेंट होता है, पोलार सॉल्वेंट ऐसा आप ऐसा इमेजिन करो कि एक एंड पे माइनस है, दूसरे एंड पे प्लस है, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ऐसा मैग्नेट टाइप है, एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल। ले, मानस का सवाल है बीच में क्या है, अरे बाबा मैं सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूँ, तुम और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, ले मर जा फिर। ये ले वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूँ, चलेगा क्या है, बीच में सैंड है, ले भाई। श्रेय ठक्कर ने दिया, मैं बोला आज अपन पढ़ाई छोड़ देते, आज यही काम करते हैं, ठीक है। लोगों के डाइवोर्स करवाते, फिर बीच में घूमते, पुलिस को लाते, ठीक है ना। प्लीज थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। बहुत खतरनाक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आता है, ठीक है। तो प्लीज होल्ड ऑन। इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज दोनों हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन है आपके पास, अगर पोलर सॉल्वेंट है, मतलब उसके अंदर दोनों डाइपोल है, उसके अंदर पॉजिटिव एंड भी है, उसके अंदर नेगेटिव एंड भी है। तो जो आपका पॉजिटिव एंड है वो किसको स्टेबलाइज करेगा, वो स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव एंड वाले। जैसे आप देख सकते हो अभी ये कार्बन ये जो है आपका एक्स माइनस जो है ना, एक्स माइनस को इस सॉल्वेंट के कौन से एंड ने स्टेबलाइज किया, पॉजिटिव एंड ने, मतलब ए ने उसको सब साइड से स्टेबलाइज किया। वही जो आपका सी प्लस है, ठीक है, उस सी प्लस को किसने स्टेबलाइज किया, उसको उस सॉल्वेंट के नेगेटिव एंड ने स्टेबलाइज किया, मतलब बी माइनस ने स्टेबलाइज किया। तो आप देख सकते हो कि हर एक उसके अराउंड सारी जगह से बी माइनस लगा हुआ है। आइडिया यही है कि उनको अलग करवाया और इस तरह से अलग करवाया कि किसी एक के पास पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, आयंस फॉर्म करवा दिए हैं, ठीक है। अब वो आयंस जो फॉर्म हो गए हैं इनको स्टेबलाइज करना है, और इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका हेट्रोलिटिक फ्यूजन है ना, वो जनरली सॉल्वेंट के प्रेजेंस में या सॉल्यूशन फेज में ही आपको देखने मिलता है, कि सॉल्यूशन के अंदर ही आपको कटायन अनायन ये दोनों चीज देखने मिलेगी। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, डाइवोर्स मत करो, जुदा करो, हे भगवान सोम कुलकर्णी, क्या बाबत, ठीक है। तुम लोगों को बस ये सब मसाला ज्यादा मजा आता नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो होमोलिटिक हेट्रो ठीक है। आविष्कार का डाउट, तेरा डाउट अब डाल दे रहा वापस, वो मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था तो सब चला गया। How do we identify whether a compound has its lattice energy enthalpy greater than its hydration energy or vice versa? Cause factors on which they depend are same. सही बात। तो आविष्कार का क्वेश्चन है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को लेके, कि कैसे पता चलेगा लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो इसका बहुत एक सिंपल सा तरीका है आविष्कार, बेरियम सल्फेट एक एग्जांपल में लेना चाहूंगा आपके सामने, BaSO4, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाटर में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है,
पीयूष निकम का सवाल है, जीओसी और कितने लेक्चर में खत्म होगा? यार ऐसा सवाल पूछने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तू मेरे को ये बता। मैं 4 में बोलूंगा तो तू फिर 5वां लेक्चर अटेंड नहीं करेगा क्या, अगर मैं खींच लूंगा तो? है BaSO4 इनसोल्यूबल है, बराबर है। अब BaSO4 इनसोल्यूबल है, इसका मतलब ये है कि बेरियम सल्फेट ऑल्दो इट्स एन आयनिक कंपाउंड, इसकी लैटिस एनर्जी उसके हाइड्रेशन एनर्जी से काफी ज्यादा है। लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है तो वो कंपाउंड टूटने के बाद, है ना, कंपाउंड Ba2+ और SO4 2- ये दो आयन में टूटने के बाद स्टेबलाइज होने में, जो वाटर मॉलिक्यूल उसको स्टेबलाइज करेंगे सब साइड से घेर के, उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितनी वो एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करके रहने में स्टेबलाइज होगा। तो अगर वो टूटने के बाद, हाइड्रोलिसिस के बाद या हाइड्रेशन के बाद उतना स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो टूटेगा नहीं, वो लैटिस के फॉर्म में ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि वाटर में इंसोल्यूबल इसलिए क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा है। सिमिलरली आप कह सकते हो कि अगर एक कंपाउंड है NaCl, पानी में डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाता है, तो पानी में डालने पे उसके डिजोल्व हो जाता है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी उसके हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत कम है, तभी वो उसका लैटिस खटाक से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? द ओनली वे इज एक्सपेरिमेंटेशन, अब एक्सपेरिमेंट करके तो पता चलेगा ना ये सारी चीज। कैन वी चेक बाय फजान्स रूल 2? फजान्स रूल ऑर्गेनिक में देखने नहीं मिलता। फजान्स रूल जो है ना वो इनऑर्गेनिक में इसलिए देखने मिलता है क्योंकि सिंगल एटम होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आपके पास जनरली ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कैन वी फाइंड इट बाय बॉर्न हेबर साइकिल? यस, इसमें भी बॉर्न हेबर साइकिल होता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, BaSO4 नहीं समझा? BaSO4 में बस इतना बता रहा हूँ कि BaSO4 मतलब वो वाटर में इंसोल्यूबल है, इसका मतलब बस इतना ही है कि उसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, इससे ज्यादा मैंने और कोई बात नहीं की। वो लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी वाला ही कॉन्सेप्ट है, और आप में से जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है टेंशन मत लो, आपको शिवम सर करवा देंगे। ठीक है, डाइवोर्स वाले एग्जाम्पल चाहिए इनको। है, सोहम कुलकर्णी बोलता है डाइवोर्स वगैरह से सिखाओ, थोड़ा ज्यादा मजा आता है। बताओ बताओ। है, चलो। C+C- नहीं समझा, रुक तो जाओ, अभी समझाऊंगा ना। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? बार बार प्लीज मेरे को ऊपर करने को मत बोलो, अगर कोई चीज लिखा है तो प्लीज उसको जल्दी से कॉपी करना शुरू कर दिया करो, ठीक है? नहीं तो बाद में आपको एनीवेज में ये प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, ठीक है, मतलब कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, अब इनको मतलब इनको जो स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स है, that does not have to be only external factors। ध्यान से समझना, डिवोर्स का जो कारण है वो केवल और केवल सॉल्वेंट नहीं है, या केवल और केवल बाहर से आने वाली लाइट नहीं है। ठीक है, जो कारण है वो इंटरनल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनल कारण का मतलब ये है, अब आप ये इमेजिन कीजिए, एक कार्बन है, ठीक है, अपन थोड़ा ऐसे डिस्कस करते हैं। कार्बन के पास अगर प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उस कार्बन का दूसरे एटम ने पूरा पैसा वैसा सारा धन दौलत छीन के निकल गया। अब इसका अगर पूरा धन दौलत चला गया तो ये दुखी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो एकदम ही, मतलब एकदम उसके पास कुछ भी देने को है नहीं, तो फिर वो बोलेगा कि भाई ऐसे कैसे तुम लेके जाओगे। ठीक है, तो ऐसे केस में वो ले जाने नहीं देगा। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ये कार्बन ऐसा है जिसके पास ऐसे ग्रुप अटैच है, बोलेंगे क्या भाई ठीक है ना यार, जाने देना, ले जाने दे तेरा, ठीक है, बस तेरी जिंदगी से परेशानी हटे, तो बोले ठीक है ले जाने दो। कब ले जाने देंगे? जब इसके पास ऐसे ग्रुप्स अटैच है जो ग्रुप्स इसको धन दौलत प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कार्बोकैटायन बोलेगा ठीक है ले जाने दो, ले जाने दो। ठीक है,
और वो वैसे केस में आपको इस टाइप का बॉन्ड, यस जेफ बेजोस, बहुत अच्छा एग्जांपल, ठीक है। जेफ बेजोस इतना पैसा पड़ा हुआ था, उसके पास इतने इंडस्ट्रीज थे, अमेजोन से पैसा आ रहा है, AWS से पैसा आ रहा है, और अभी आजकल वो स्पेस में क्या उड़ाने की कोशिश कर रहा है मालूम नहीं, उससे उसका पैसा आ रहा होगा, जहां से भी पैसा आ रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है ले जाने दो उसको। तो ऐसे केस में अभी आपको समझा, एक्सटर्नल फैक्टर लाइक सॉल्वेंट डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट इट, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनल फैक्टर्स कैन आल्सो हेल्प दिस कार्बन और दिस एटम टू लीव द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ऐसे में जो चीज फॉर्म हुआ, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चीज फॉर्म हुआ, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने वाले जो फैक्टर्स थे, इन फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इन फैक्टर्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अब आपको मैं याद होगा तो मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लिखवाए थे, याद देखिएगा सब लोग ध्यान से। कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है आपके पास? आपके पास है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। जी क्या है? मैं ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं या उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देते समय आपके रूम में आपके घर वाले आ गए तो क्या सोचेंगे? ये सब हमारे घर वालों ने तो हमसे ज्यादा सोचना छोड़ दिया, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वाइफ आके गाली देंगी कि ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को, तो मैं बोलूंगा भाई जिनको जो समझ में आता है मैं वही सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो प्लीज थोड़ा सा फोकस करो। ये एग्जाम्पल में माँ कसम, डाइवोर्स का एग्जाम्पल मैंने पिछले 8 साल के करियर में फर्स्ट टाइम यूज किया, और मैं बोला चलो ठीक, ये भी बढ़िया मजेदार है, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द आइडिया, तब तक कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा समझिए अभी। हाँ हाँ यस, चलो आगे बढ़े। तो अब यहाँ तक बात ये हुई कि हमको इन इंटरमीडिएट्स को स्टेबलाइज करने वाले इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स के बारे में बात करना। अच्छा ध्यान से सुनना, अब दूसरी बात, सी माइनस जो है, अब हमारे लिए तो ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं बहुत पैसा, जितना पैसा उतना अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल्स की कहानी में दे ऑलवेज वांट टू अचीव न्यूट्रलिटी, ठीक है। कोई भी केमिकल सोल्यूशन फेज से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप देखो आपके आसपास जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे न्यूट्रल है, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट जो है सब एक न्यूट्रल फॉर्म में। तो अगर ऐसे में कार्बन आयन भी फॉर्म हो गया, सबको आवाज आ रहा है मेरा ठीक से? ऐसे में अगर कार्बन आयन भी फॉर्म हो गया, सी माइनस भी फॉर्म हो गया, तो इवन दैट इज अनस्टेबल, ठीक है। तो उसको स्टेबलाइज करने वाले भी ग्रुप लगेंगे। सी माइनस अगर फॉर्म हो गया तो उसको स्टेबलाइज करने वाले भी ग्रुप लगेंगे। तो उसको स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप कैसे होंगे? इसको स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप ऐसे होंगे कि भाई ठीक है भाई, तेरे पास बहुत पैसा है, मतलब तेरे पे बहुत टेंशन है, हम तेरा टेंशन कम कर देते, कैसे? खींच के, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट में दोनों टाइप के इफेक्ट होंगे, पैसा देने वाले भी पैसा लेने वाले भी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने वाले भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले भी। तो आज हम लोग इन्हीं इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार इन इंटरमीडिएट्स को स्टेबलाइज करने वाले जो फैक्टर है, जो इंटरनल फैक्टर्स है, ठीक है, वो कौन है? हैं पैसे लेने वाले दोस्त हैं, राजू, राजू श्याम और बाबू भैया अगर आपकी जिंदगी में हो नहीं। चलो, वो ब्लू डायग्राम समझ नहीं आया? ब्लू डायग्राम में बस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लोग लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इज द प्रोडक्ट फॉर्म स्टेबल? आविष्कार का सवाल है। नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, दिस इज नॉट द एंड प्रोडक्ट। इसके बाद प्रोडक्ट तो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, तो एक चीज बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, इंसान के कंपैरिजन में केमिकल बहुत समझदार है, ठीक है।
इनको एक बात समझ में आती है कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाए या बहुत कम पैसा हो जाए, दोनों आपके लिए अच्छा नहीं। ठीक है, आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप एक स्टेबल, न्यूट्रल, एक संतुलित स्टेट में रहो। ठीक है, प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे इफेक्ट के बारे में जो कार्बन को या एक नेगेटिवली चार्ज आयन को या पॉजिटिवली चार्ज आयन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, श्रेय बोल रहा है केमिस्ट्री सो रिलेटेबल, नए बॉन्ड बनाने से पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। ये भी बात सही। कई बार ऐसे बॉन्ड होते हैं जो बॉन्ड आपको अनस्टेबल करके रखते हैं, ऐसे बॉन्ड आपको तोड़ने भी पड़ते हैं। ठीक है, अमन का सवाल है क्या आप न्यूट्रल हो? देखो, मैं इंसान हूँ और कोई इंसान कैसा होता है, न्यूट्रल तो नहीं होता। मोस्टली अपन जितने भी इंसान है सारे कार्बोकैटायन होते हैं। वी हैव अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट लिस्ट, है ना? तो मोस्टली सारे के सारे कमी में ही जीते हैं। ठीक है, अब जेफ बेजोस को भी पकड़ लो, उसको भी कमी ही है। ठीक है ना? तो ऐसा सोच लो कि न्यूट्रल तो हम कभी, न्यूट्रल होने का ही तो हमारा लाइफ का वो होता ना। बुद्ध क्या कह के गए? बुद्ध यही कह के गए है कि आपको सारी चीज से न्यूट्रल होना है, आपको सारे फीलिंग्स से भी न्यूट्रल होना है। ठीक है, अब ये बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर आप लोगों को हेवी हो जाएगा। गायत्री ने तो पहले ही बोल दिया, वो भी हेवी हो गया। ठीक है, ट्रिक्स जो याद करने की, गायत्री अभी तो कुछ याद करने का है ही नहीं है, तो बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं, इसमें कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी बेसिक चीजें है कि आज मैं ट्रिक बताऊंगा, जो याद करना है उसके ट्रिक बताऊंगा और सिर्फ वही याद करना, बाकी चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं स्क्रॉल अप नहीं कर रहा श्रेय, प्लीज क्या करते हो यार तुम लोग? ये चलो लास्ट टाइम ये ऊपर देख लो। और कुछ बाकी है? किसी का कुछ कॉपी करना बाकी है? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर के इफेक्ट के बारे में डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिख लिया? आगे बढ़े। When we touch the mobile screen we donate electron, तो साक्षात इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। मैं बोला व्हेन यू बाय द मोबाइल यू आल्सो डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। अभी आपके पेरेंट्स डोनेट करते हैं तो मैं उस इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मतलब लिखना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स स्टेबलाइजिंग और डीस्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग और डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स caused due to displacement of electron densities। ठीक है, स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स कॉज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। जो स्टेबलाइज कर सकता है वो डिस्टेबलाइज भी कर सकता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी यूजफुल टू फिल्टर वाटर। अच्छा, आओ। अरे धनंजय, क्वेश्चन अभी गए ही नहीं, हम लोग थ्योरी की बात कर रहे हैं यार। तुम लोग इतने मतलबी क्यों हो यार? याद करने वाली चीज बता दो, रटने वाले ट्रिक बता दो, क्वेश्चन कैसे आएंगे बता दो। नहीं, सब्जेक्ट को तुम एक काम करो ना, तेल में डाल दो, ऐसा जला डालो। एक काम करते, क्वेश्चन लेके दे देता हूँ, रट लो। है, जिंदगी ऐसी आगे चलते है। कितने ग्रीडी लोग हो हैं। छी, ऐसा ऐसे, ऐसे कैसे आगे बढ़ोगे फिर? थोड़ा कम मतलबी हो जाओ यार, प्लीज।
ठीक है, हर चीज से एकदम पहले ही, इससे मेरा क्या फायदा है? हर चीज में फायदा ढूंढने के चलते ही तो आज पृथ्वी की वाट लगी हुई है पूरी। अच्छा हुआ, इसमें किसी का सवाल भी आ सकता था, अरे सर पृथ्वी कौन? चलो प्लीज थोड़ा सा फोकस करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, अब जरा थोड़ा ध्यान से समझो। अब इसमें अपने हिसाब से आपको मेटाफर भी ढूंढने पड़ेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट समझो। इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो ऐसा इफेक्ट जो बाजू वाले को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इंड्यूस कर रहा है मतलब कैसा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है, दूसरा होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ से दे देता है, ठीक है। लेकिन सच में नहीं देता या सच में नहीं लेता, बट ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, इसलिए दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स। आदित्य ने लिखा है, स्टीव जॉब्स ने बोला था ऑलवेज बी ग्रीडी। क्या बोलूं अभी मैं, उसने क्या बोला था और तुमने क्या लेके रख दिया भाई। अपनी कबर में 2 बार ऐसे पलटी मारा होगा, ठीक है। उसने तो बोला था स्टे स्टे हंग्री स्टे फुलिश, तुम गवार बन के रहो, है ना। गजब है एकदम, मतलब किसी ने बोला कि एकदम मर जाओ कूद के, तो तुम पहले जाके मर जाओगे, और उसने बोला ना, तभी तो वो ऊपर बैठा हुआ है। कैसे चलेगा ऐसे? चलो थोड़ा सा काम पे की बात पे आता हूँ, ठीक है। देखो दुनिया में कोट आपको सब देंगे, ठीक है। कोट सुनने वाला मत बनो, ऐसा कोई बनो जो आगे जाके जिसके कोट लोग सुने, ठीक है। प्लीज बी द पर्सन हु गिव्स द कोट, दैट तभी आप फ्यूचर में आगे जा पाओगे, ठीक है। चलो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट्स एन परमानेंट इफेक्ट that causes shifting in electron densities between covalently bonded atoms, ठीक है। कौन कॉज करता है, कैसे में कॉज होगा, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे, लेकिन इट्स अ परमानेंट इफेक्ट, पॉइंट नंबर 1। एंड इट causes shifting of electron densities between covalently bonded atoms। इसमें एक और पॉइंट लिखना चाहूंगा, it reduces with distance and is effective up to 3 atoms slash links, ठीक है। ऐसा ना हो कि एटम बोला तो फिर आप एकदम से वो हो जाओगे। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है, ठीक है, तो ये जिससे अटैच्ड है उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा, उसके बाद वाले पे थोड़ा कम रहेगा, थर्ड वाले पे एकदम कम रहेगा, और थर्ड के बाद आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रिड्यूसेस विथ डिस्टेंस एंड इज इफेक्टिव अप टू 3 एटम्स, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, कैन बी निग्लेक्टेड बियॉन्ड 3 एटम्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, रुको अभी अभी एकदम ब्रेक कौन मांग रहा है, श्रेय ठक्कर,
क्या करेगा तू ब्रेक लेके? है ढोकला खाएगा जाके? रुक जाना 2 मिनट, ढोकला जिसको जो खाना है साथ में लेके बैठो, लेकिन ध्यान से सुनो। इंडक्टिव इफेक्ट caused by any group or atom can be positive or negative in nature। ठीक है, इसमें पॉजिटिव के नीचे लिखना डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और नेगेटिव के नीचे लिखना अट्रैक्ट्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसको क्या क्या बोले, अट्रैक्ट्स या विड्रॉज। एक्चुअली मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। एक्सेप्ट गेन नहीं, थोड़ा सा ग्रीडी वर्ड बताओ ना। एक्सेप्ट तो ऐसा दिया किसी ने दिया, रिसीव तो मतलब ऐसे मिला, बोरो तो अट्रैक्ट फिर भी स्नैच, स्नैचेस ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। हड़पना, यस दैट्स द होल वर्ड। भीख मांगना भी नहीं, झपट लेता है, हड़प लेता है। ठीक है, तो डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्नैचेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, स्नैच अभी तक का सबसे अच्छा लगा। ठीक है, गुंडागिरी है, स्टील, स्नैच, रॉब। ठीक है, छीन लेना, परफेक्ट, चलेगा ना ये वर्ड। एक्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि वो तो एकदम अपने प्यार से उसको दे दिया, और उसने बोला ठीक है आप दे ही रहे हो तो मैं क्या मना करूँ आपको। ठीक है, वैसा है। दिस इज मोर ऑफ अ के भाई लाना तो इधर। ठीक है, चमका, यहाँ तक बात समझ में आया? पॉजिटिव बोले तो लेना भाई, नेगेटिव बोले तो देना भाई। ठीक है, एकदम क्लियर। अच्छा, अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप का एक लिस्ट है, अपन पूरा का पूरा लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑल्दो अगर मैं तुम्हारे लिए टेक्निकल वर्ड बताऊं तो इट्स जनरली अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अट्रैक्ट्स इज अ मोर क्या बोलते हैं, मोर टेक्स्ट बुक वर्ड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड या दैट वन। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया? ये लिस्ट याद रखने की है। अरे अभी लिस्ट लिखा कहाँ है, किसको याद रखेगा भाई, तू रुक तो जा, मैं देता ना तेरे को याद करने को, पूरी की पूरी कहानी देता। ठीक है, एक काम करो, अब जो मैं लिखवाऊंगा टेक्निकली आज के पूरे सेशन में, ये चीज आपको याद रखने वाली चीज है। ठीक है, आविष्कार का सवाल है, व्हाई डू ग्रुप शो इंडक्टिव इफेक्ट। आविष्कार, मैं तेरे से सवाल पूछूं, व्हाई डू डज एन एलिमेंट शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तेरे पास जवाब है क्या? श्रेय ठक्कर बोल रहा, तो अब तक का पढ़ाया हुआ क्या मतलब ही है ना तू, श्रेय ठक्कर, बस तू मतलब के लिए पढ़। डायरेक्ट मैं तेरे को बता देता इंडक्टिव इफेक्ट, तो फिर पूरा रो रो के पूछता, अरे ये क्यों आया, कहाँ से आया। मारो इसको, सच में मारो। चलो लिख लिया अभी तक का सब कुछ? अथर्व पूछ रहा है मेरा एज क्या है। मेरा एज जनरली मेरे को लगता है 42। ए, कौन था ये, किसको कैसे पता 42 किसको पता चला? श्वेत वाज द फर्स्ट वन। नाइस, 42 है मेरा एज। चलो, आई एम उगवे, ऑन द वे टू बीइंग एन उगवे। चलो प्लीज फोकस करो। ठीक है, प्लस आई का मैं लिस्ट लिखवा रहा हूँ, अब इसको याद रखना है। ठीक है ना, अभी तक जितना भी समझ में आया नहीं आया चलेगा मेरे को। प्लस आई का लिस्ट, माइनस आई का लिस्ट याद रखना, क्योंकि अप्लाई अब आपको इसी को करना है। ठीक है, सबसे पहले प्लस आई का लिस्ट बता दो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब ब्रह्मचारी हो काहे बे, क्या पाप किया मैंने अभिजीत पाटिल? 3 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकटायन नहीं बोलना चाहिए था, 3 डिग्री ग्रुप। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन मिथाइल। ठीक है,
बोले तो कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, यस मितांश आई एम मैरिड फॉर 3 के भी ऊपर हो गया, अब 4 ईयर होने आ गए, ठीक है। चलो अगर मेरे पास कार्बोकटायन है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कार्बोकटायन पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, दूसरा कार्बोकटायन है, इसके ऊपर लगा हुआ है एक मिथाइल, तीसरा कार्बोकटायन है, इसके ऊपर लगा हुआ है 2 मिथाइल, ठीक है। तो मेरे को बताओ, आता हूँ सोहम, रुक जा भाई, औरंगाबाद आऊंगा, ठीक है। अगर मेरे पास 3 ऐसे कार्बोकटायन है तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसमें ग्रेटर देन हाइड्रोजन भी लिख दो, तो हाइड्रोजन का प्लस है इफेक्ट सबसे कम, ठीक है, बेसिकली बेंचमार्क ही आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। आदित्य, तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला, ठीक है, दिस इज 2 डिग्री। आपको समझ में आया ये वाला 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज मिथाइल, ठीक है, मतलब इसमें कौन लगे, हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप अच्छे दोस्त होने चाहिए ना। फहद, मैं IMDb पे हूँ, हाँ हूँ, प्लीज थोड़ा फोकस कर ले, मैं इंडक्टिव इफेक्ट में भी हूँ, ठीक है। अच्छा, एक ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, ये आपको याद हो जाएगा, ये थ्रू आउट आप पढ़ोगे ही, ठीक है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा टेंशन आना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट लिस्ट है, एंड दैट इज ट्रीटियम ग्रेटर देन ड्यूटेरियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम। ये आपको समझ में आया क्या, ट्रीटियम कौन है, इस लिस्ट को नाम दो आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का लिस्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के, ठीक है। थैंक यू सो मच सानिका। अच्छा आपने, अच्छा इंस्टा पे देखा, हाँ बहुत बढ़िया। इंस्टा पे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन डाला था अभी कल, कितनों ने देखा है वो, इंस्टाग्राम पे एक रिएक्शन डाला था मैंने, खून का स्कैम नहीं, ब्लड स्कैम है, जिसने नहीं देखा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी नहीं आएगी 12th में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में, ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर करो, ठीक है, कर दूंगा, ठीक है। यूजर नेम रोहित चोटाई, और क्या, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी क्यों ऊपर स्क्रॉल करवा रहा है, गैशियस फेज में सॉल्वेंट का काम कौन करता है, गैशियस फेज में सॉल्वेंट नहीं होता वेदांत, आपका बस रिएक्टेंट ही गैशियस फेज में है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा, समझना है तो कुछ है नहीं, याद नहीं, याद ही करना है आपको वो चीज। प्लस इफेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, अभी मैं बात करता हूँ, 2 एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने सबने, नहीं ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं, ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। एक चीज अब ध्यान से सुनो, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक कार्बन है जो 3 डिग्री कार्बन है, इसका जो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, अगर आपको कंपेयर करना है कि एक कार्बन है जिसपे 3 मिथाइल ग्रुप है और दूसरा कार्बन है जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये किसी से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों में से किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो 3 डिग्री का, बस ये चीज आपको समझना है। अब आप बोलोगे इसका इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन आएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, 2 एप्लीकेशन होते हैं, मैं दोनों एप्लीकेशन आपको समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, इंडक्टिव इफेक्ट आपका और एक नहीं 2 सेशन चल सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, और यही पार्ट है जहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों की जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो पेल के कराऊंगा, बड़ा फास्ट करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग बहुत अच्छे से धीरे से संभल के पढ़ो।
ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप है कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, मतलब क्या है, सेंट्रल कार्बन है, इसने डिवोर्स करके वो है ना अपना सारा जायदाद बोला कि तुम लेके जाओ बेवफा सनम, है जो भी है, तो दोनों का वही केस है। तो अब इसके पास आप देख सकते हो ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप है। इसके पास ये 2 डिग्री कार्बन है, ये मिथाइल है, और ये हाइड्रोजन है। अब आपको समझ में आ रहा है कि किसके पास ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है ना? तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप आपके पास लेफ्ट वाले में ज्यादा है एज कंपेयर टू द राइट वन, तो लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एक और सवाल सिंपल सा, लेफ्ट इज रिच जैसा कहना चाहो। सी तीनों मिथाइल है, ठीक है, 3 मिथाइल कार्बोकैटायन है, लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि तीनों मिथाइल में कौन सा मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है ना? मिथाइल कार्बोकैटायन है, कौन सा मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? आप क्या बोलोगे कि जो ट्रीटियम है, ट्रीटियम का इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सही बात है। तो ट्रीटियम का ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, तो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। क्या हो गया अमन, तू स्पैम क्यों कर रहा है भाई? आपने यहाँ पे देखा ना प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, ट्रीटियम का ज्यादा है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। ये कितनों को समझ में आया इसमें क्या होगा सीक्वेंस? स्टेबिलिटी की बात चल रही है, स्टेबिलिटी, दिस ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दैट। चमका ये सबको, अमन को समझ में आएगा, अमन गलत जवाब दे रहा था। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नहीं, रुक जा सानी का, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इतना जल्दी एकदम तुम लोग इस पे चले जाते हो। अभी मैं वापस एक और सवाल डालता हूँ, फिर से सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, काय का, स्टेबिलिटी का। अभी बताओ, अभी मेरे को बताओ, अमन और किसने था, सानिका ने बोला था जितना ज्यादा इंडक्टिव उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, क्या नहीं? अब यहाँ पे टी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन काम उल्टा कर रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट है ये, ऑलरेडी वहां पे माइनस चार्ज है और उसमें और प्लस आई भर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? इसमें हाइड्रोजन वाला स्टेबल है, ठीक है। तो इज स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट? यू कैन नॉट से दैट, यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट इफ देयर इज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कौन स्टेबलाइज करेगा? जो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। लेकिन इफ देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कार्बन आयन है, ठीक है, तो कार्बन आयन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, तो फिर कौन स्टेबलाइज करेगा? ऐसा जो कम पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, या तो फिर बेटर कोई नेगेटिव वाला ग्रुप हो तो वो स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। अब वो प्रोपोर्शनलिटी आप अपने दिमाग में अपने हिसाब से लगाओ, ठीक है। कार्बोकैटायन है तो देने वाले लोग चाहिए, कार्बन आयन है तो लेने वाले लोग चाहिए। क्लियर हुआ कि ये बात? व्हाट डू एरो रिप्रेजेंट? एरो रिप्रेजेंट देने का प्रोसेस, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। इंडक्टिव इफेक्ट देना है ना, डोनेट बोलते हैं ना अपन। अनुज का क्या डाउट है, जल्दी से पूछ। then it will have high affinity to give electron, hence least stable, right?
मतलब देखो, हाँ ऑलरेडी माइनस चार्ज है और ट्रिटियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मतलब उसको और डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज ही करेगा, प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा लेकिन कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे लिख दो, प्लस आई इफेक्ट विल, एक मिनट रुकना मैं तुम्हारे पढ़ता हूँ, ठीक है, विल स्टेबलाइज C plus but destabilize C minus। ठीक है, ऐसा लिखो तो चलेगा ना। अब नीचे एक दूसरा लाइन लिख दो कि माइनस आई इफेक्ट एग्जैक्ट इसका उल्टा करता है, कि माइनस आई इफेक्ट इधर ग्रुप्स लिख दो, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट एक्चुअली सही नहीं है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स विल स्टेबलाइज C minus but destabilize C plus। चलेगा ये? हाँ, अब वो स्टेबलाइज करने वाले लोग हैं तो इसलिए वो आराम से बॉन्ड टूटेगा, धीरे से बॉन्ड टूटेगा, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है वैष्णवी, तो फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है कि इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ है, वही तो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं ना, कि कौन कार्बोकैटायन बनेगा, कौन कार्बन आयन बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ऐसे इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए। हाँ भक्ति, ऑर्डर उल्टा हो गया है ना। यहाँ तक क्लियर है क्या? थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, सब लोग देख लो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा। क्वेश्चन की वर्डिंग कैसे होगी गौरव? प्लीज प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड ब्रदर। क्वेश्चन इतना डायरेक्ट तो कोई नहीं पूछने वाला, MHCET में भी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग को लेके आता हूँ मैं, प्लीज होल्ड ऑन। कैन अ क्वेश्चन कम टू टेल ऑर्डर बिटवीन 3 डिग्री कार्बन एंड ट्रिटियम? नहीं, नहीं है। अगर आएगा भी तो 3 डिग्री के ऊपर। ठीक है, टेंशन मतलब 3 डिग्री को और स्टेबलाइजिंग फैक्टर आएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा? कार्बन आयन वाला रिपीट करो सोहम। अरे कार्बन आयन के केस में वही है ना, उसको अब ये तुम ये सोचो, ट्रिटियम वाला ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको डोनेट कर रहे हैं, वो बोल रहा है भाई मेरे पास ऑलरेडी माइनस चार्ज है, तू और मेरे पे काय को टेंशन बढ़ा रहा, ऐसी बात। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें कम प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना। हाइड्रोजन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता, तो उसके पास माइनस चार्ज है, तो और जाके बोलेगा वो और ले प्लस, और एक माइनस चार्ज ले, तो ऐसा नहीं बोलेगा ना। समझ में आया ना? ठीक है, चलो, व्हाट आई स्टैंड्स फॉर? आई स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव इफेक्ट मेरे दोस्त। आई इज इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, ये वाला टी नहीं है, ये वाला भी मतलब आई नहीं है, वो टी है। अभी कार्बन आयन जो है उसको स्टेबलाइज करने वाले लोग कौन होंगे? अच्छा, अद्वैत बोल रहा है कि आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं। आइसोमरिज्म में डाउट है क्या किसी को? अच्छा हाँ, आ गया, आखिरी आधा घंटा हो गया ना यार, मेरे पास क्लास का नोटिफिकेशन आ गया, 1 मिनट होल्ड करो, मेरा क्लास कितने बजे है? ठीक है, अभी आइसोमरिज्म सच में स्नैच लिख रहे हो? हाँ लिख दो ना, स्नैच लिख दो, कोई इशू नहीं है। अरे इट्स अबाउट फीलिंग वेदांत, वो तुमको जो समझ में आता है वो लिखो, आपको एप्लीकेशन पूछने वाले हैं, आपको एनीवेज अट्रैक्ट लिखना है अट्रैक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, स्नैच लिखना है स्नैच लिख दो। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, कोई आपको कल उठ के एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला कि स्नैच किया कि अट्रैक्ट किया, तो बोलेगा कौन स्टेबल। ठीक है, हाँ 6:30 को मेरा भी लेक्चर है ना अथर्व, छोड़ दूंगा। चलो,
अभी थोड़ा सा तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे माइनस प्लस आई इफेक्ट तो बहुत प्यारा है। प्लस आई इफेक्ट में आपको बस ये दो सीरीज याद रखनी है, ठीक है। जल्दी छोड़ देना, छोड़ दूंगा, ठीक है गायत्री। मैं तुम्हारे लिए एक माइनस आई इफेक्ट की सीरीज देखना रहा था क्रैक केमिस्ट्री में। हाँ हाँ हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। ठीक है, पहले इसको पढ़ो, पढ़ो, उसके बाद अपन इसको लिखेंगे। तो ये था आपका प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के बाजू में लिख दो, ऐसा याद रखने में आसानी रहेगा, ठीक है। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, यहाँ पे स्नैचेस और वेदांत के लिए अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब ये जो मैं लिख रहा जो है उसके बाद का, हाँ हाँ, दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस जरा ध्यान से देखना। माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का सीक्वेंस है NF3, हाँ बहुत लंबा है, NF3 प्लस सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे पावरफुल NF3 प्लस, उसके बाद NR3 प्लस, ठीक है। सर को हमारी जिंदगी खराब करने में बहुत मजा आ रहा है, ना 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 ना, डिसीजन तुमने लिया था। डिसीजन तुमने लिया था, मैं तो केवल एक होता है ना ऊपर वाले का एक ये हूँ, क्या बोलते हैं, मोहरा हूँ, ठीक है। दूत हूँ, दूत हूँ, ठीक है। तो NF3 NR3 प्लस, उसके बाद SR2 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NO2, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है NO2, माध्यम हो, ठीक है, यस दैट वन, NO2, उसके बाद SO3H साइनाइड, CHO COOH, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर OR जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है ना, OR, फिर OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, बेंजीन, एल्कीन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द बेस। अरे पार्थ, मेरे को बाल कटवाने हैं यार, मैं क्या बताऊं, टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, वीडियो वीडियो के चक्कर में मोस्टली। अब देखो, फिर कभी कभी सोचता हूँ क्या ही फर्क पड़ता है। ध्यान से सुनो, ठीक है। एक दिन चैट एक्सपोज कर दूं, अरे चैट में ऐसे यहाँ पे आपके सामने ऐसे रखो तो दिख रहा है क्या आपको चैट? क्या आपको चैट दिख रहा है? प्रॉब्लम यही है ना, जबकि ये स्क्रीन मेरी पूरी की पूरी वो दिख रही है, लेकिन ये सब इसका प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, जूम ने ऐसा करके रखा है कि आपको चैट नहीं दिखेगा। मैं तो दिखा दूं, मेरे को क्या है, खुशी से दिखाओ। चलो अब इसका है ना, कौन पूछ रहा था मेरे को रटना है, रटने का कुछ ट्रिक बताओ, कौन था वो? ट्रिक कौन पूछ रहा था मेरे से? अनुज पूछ रहा था, है मोक्ष, ठीक है। रुक जाओ, ये लिख लेना, लिख लेना, पहले समझ जाओ, ठीक है। अब इसको याद रखने का आपको ट्रिक याद रखना, नीट वालों के लिए भी है,
जेई नीट सबके लिए है, ठीक है, आपको आराम से टाइम दे रहा हूँ लिखने को। अब इसको पहले याद करते हैं, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना होमपुरी, ना सोहेल, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। ठीक है, ये सीक्वेंस को याद करने का निमोनिक है। ठीक है, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, ना सोहेल, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। ठीक है, अब इसमें जो भी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजों को मैंने एक्चुअली हिंदी इंग्लिश को कर नहीं पाया ध्यान से। एक्चुअली मैंने इस बार जो लिखवाया था उनको अच्छे से लिखवाया था, बट आप समझ लीजिए, इसको याद करेंगे तो ये जो सीक्वेंस आपको देगा, दिस इज द सीक्वेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका ये है मेरे दोस्त कि NF3+ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? NF3+। ठीक है, क्राइंग वाला इमोजी। उसके बाद कौन आएगा? NR3+, SR2+, ये सारे ग्रुप्स है। ठीक है, और ये ग्रुप्स जो है ये अलग अलग कार्बन पे लगे होंगे। तो अब आप इमेजिन कीजिए, आपके पास एक कार्बन आयन है, एक C- है, ठीक है, और उस C- पे आपको दो चीज कंपेयर करना है। ठीक है, जस्ट अभी समझो इसका एप्लीकेशन क्या, लिख लेना, ये लिखने को टाइम दूंगा, बहुत टाइम दूंगा। आपके पास एक C- है, C- के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और एक NF3+ है। ठीक है, और आपके पास C- है, C- पे 2 हाइड्रोजन है और एक C ट्रिपल बॉन्ड N है। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कौन ज्यादा स्टेबल, समझे? ठीक है, ऋतिक में R क्या है? R इज एनी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, R जहां पे भी दिखेगा इट इज एनी अल्काइल ग्रुप। तो अगर आपको कोई पूछता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि किसका माइनस है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साइनाइड का या NF3 का। तो आपको दिख रहा है NF3 का साइनाली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दिस इज मोर स्टेबल। अगर आपको कोई पूछता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, समझ में आया क्या? दिस इज जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद ऐसा रेजोनेंस भी यही काम करता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन भी यही काम करता है। ठीक है, तो अपन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, 3 इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसमें एक इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रिपीट करूं सोहम, मैं बस ये बोल रहा हूं कि कार्बन आयन एक C- है और इसके ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, C- है और इसके ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं, तो कौन सा वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? वो वाला जिसमें NF3 एज ए ग्रुप लगा है या वो वाला जिसमें साइनाइड एज ए ग्रुप लगा हुआ? ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप बोलोगे नहीं NF3+ का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। अगर वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो इस कार्बन आयन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम करेगा, मतलब ये कार्बन आयन को न्यूट्रल की तरफ ज्यादा ले जाएगा, राइट? तो कार्बन आयन ज्यादा न्यूट्रल की तरफ चला गया तो फिर साइनाइड के कंपैरिजन में ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। दैट्स इट। आविष्कार का डाउट क्या है, प्लीज एक बार फिर से बताओ। यश बोल रहा है न्यूमोनिक याद करने के लिए एक न्यूमोनिक बताओ। धन्य हो प्रभु, तुम एक काम करो, न्यूमोनिक हटा देता हूँ, तुम छोड़ो, तुम ऐसे ही याद कर लो। यश, काहे जिंदगी में इतना त्रास बढ़ा रहे हो, हैं? NF3 cation is greatest electronegative between them all, thus it is at first. Yes, माइनस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग NF3 का है, क्योंकि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर सबसे ज्यादा है NF3+ का। ठीक है, मेरे को 10 मिनट बाद मैसेज दिख रहा है, क्या बात कर रहा है? अल्कोहल की मम्मी फनीएस्ट है। प्लीज शो अस लास्ट 2 पॉइंट्स ऑफ प्लस आई ऑल्सो। ओमकार, प्लस आई के आखिरी 2 पॉइंट बताता हूँ वापस, ये पहले एक बार लिख लो सब लोग। ठीक है, ये एक बार लिख लो, उसके बाद ओमकार वो भी बताता हूँ।
दिवाली वैकेशन में नया निमोनिक बनाना पड़ेगा। बनाओ, अरे बिल्कुल बनाओ, मैं तो बोलता हूँ इसके जितने हो सके आप, आपको बता रहा हूँ बेस्ट निमोनिक कौन सा है जो आप खुद बनाओगे। बेस्ट जो आप खुद बनाओगे वही आपको याद रहेगा। रूवी, एक बार रिपीट करता हूँ निमोनिक। ना फरहान NF3+, ना ऋतिक NR3+, ना शाहरुख SR2+, ना हिमेश NH3+, ना ओमपुरी NO2, ना सोहेल लाना था ना, तो बस कहानी का सीक्वेंस है, तो SO3H इज सोहेल। तो ना हिमेश ना ओमपुरी सोहेल। एक्चुअली आप यहाँ पे ना हटा भी सकते हो, ठीक है, ऐसे अगर ना हटा दो तो भी सही है। तो ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश ना ओमपुरी सोहेल। साइना अली की कार में, ना हु इज साइना, साइना इज साइनाइड, अली इज एल्डिहाइड, ठीक है, साइना इज साइनाइड, अली इज एल्डिहाइड, कार इज कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप, ठीक है। कार में फादर इज फ्लोरीन, कलेक्टर इज Cl, बेटा Br, इंस्पेक्टर I, FCl BrI सबसे आसान है याद रखना, ठीक है। और इज OR इज लाइक मिथॉक्सी, इथॉक्सी, अपना जो ईथर में जो ग्रुप होता है ना, ROR वाले जो OR। और अल्कोहल की मम्मी, अब ये तो ऐसे ही ला दिया फ्री में मम्मी को, ठीक है। अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं, अल्काइन इज C�BC, नहीं इज NH2, बेंजीन, बेंजीन को सिर्फ बेंज दिया है और उसके बाद अल्कीन भी है C�BC, तो बेंज इन है इज H, ठीक है। सिद्धिका का सवाल है हु टॉट यू दिस निमोनिक। ये निमोनिक है ना, मैंने यूट्यूब पे देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने कॉपी कर लिया। मैंने बोला कि अच्छी चीजें कभी भी कॉपी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पंकज सर करके एक है, बड़े अच्छे टीचर है केमिस्ट्री के, तो मैं बस ढूंढ ही रहा था, मैं ये निमोनिक ही ढूंढ रहा था कि कैसे इसको याद किया जाए, एंड ट्रस्ट मी इट वाज लाइक बेस्ट, मुझे याद हो गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, आई थिंक एवरीवन कैन ट्राई दिस आउट, रीड दिस इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स एंड देन सी द रिजल्ट। भाई पढ़ाई का है बोल के अगर बोलोगे ना तो फिर पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ तो आप मेरा नाम लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग तो ऐसे कुछ गलत काम करके भी मेरा नाम लगा दोगे तो वो तो बड़ा पंगे वाला काम होगा, ठीक है। बेटा बेरिलियम और बाप बेरियम था, हाँ भाई पीरियोडिक टेबल याद किए हो कि नहीं सब लोग? सब लोग पीरियोडिक टेबल याद रखे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल, पढ़े बिना आप पूरा इनऑर्गेनिक आपका वाट लग जाएगा, तो बस यही तरीका है न्यूमोनिक करके। एटॉमिक नंबर छोड़ के याद है, एटॉमिक नंबर तो याद रखने इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक वेट छोड़ दो चलेगा। ओ शिवा सी द पॉट बेस्ट है, ये कहां से आ गया यश, ये क्या है? ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम, और बेस्ट है क्या है आगे? पोलोनियम के नीचे वाला? ओ शिवम सर सॉल्व द प्रॉब्लम, सही है। तुम जो तुम्हें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, निमोनिक जो तुम बनाओगे ना वो तुम्हें सबसे अच्छा याद रहेगा। ये सबने लिख लिया क्या? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, हाँ हाँ हाँ। लीना की रब से फरियाद, नहीं लीना की RBCS फरार। चलो सही है सही है। तो बस आपको ये भी वैसे ही याद करना है, डन। केमिस्ट्री सर गिव्सन की प्रॉब्लम। अल्लाह हफ्ता हीना नीना करीना, वाह 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 वाह। अच्छा तुमको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा जेई वालों को थोड़ा दुखी कर सकता हूँ क्या मैं? है, फिर कल बाहर आई आंटी, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा दुखी करने दो जेई वालों। है, जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, 2020 का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर
101 से लेके 110 के जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ज्यादा दुखी नहीं हो सकता मैं, चलो ठीक है देख लो। तो 101 से 110 के एटॉमिक नंबर के जो एटम्स के नाम है, उनके नाम को और उनके एटॉमिक नंबर को मैच द पेयर में कनेक्ट करना। 2020 का या 19 का क्वेश्चन है, जेई वाले उन वाला है। तो उन वाले के नाम पड़ गए, आपको पता है ना। 2019 में पता है क्या हुआ? 2019 में जो पीरियोडिक टेबल है अपना, उसका 150th एनिवर्सरी था 2019, ठीक है। तो 2019 में वो 150th एनिवर्सरी के इसमें अच्छी बात ये थी कि जो 118 एलिमेंट्स है, सारे के सारे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, ठीक है। तो अब वो उन नीलियम उन वो जो सब नाम दिए हुए थे ना, उन सबको नाम मिल गए। ओगनासोन आखिरी वाला जो है ना, तो उसको रिराइट किया था। सही बात है फवाद फवाद। तो 2019 में ही उनका नेमिंग हुआ था, जो आखिरी के कुछ एलिमेंट्स है। और अब आपके पास ऑल दी 118 एलिमेंट्स हैव देयर नेम, ठीक है। तो इट्स टाइम कि अब आपको उनको याद रखना होगा, क्योंकि जेई ने उस साल पूछा था, 2020 का ही है डेफिनेटली क्वेश्चन। And this is what JEE does every time something big happens in like research or in science field, so they tend to ask question on that kind of stuff, ठीक है। तो आपको भी इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। लिख लो आज का क्लास खत्म हो गया, अगर ये लिख लिया तो आप जा सकते हो, ट्रस्ट मी। नीट वालों को तो बहुत कुछ याद रखना है, लेकिन नीट वालों को शायद मुझे याद नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय निहारिका। थोड़ा ऊपर ले लो। चलो क्लास हो गया है, खत्म हो गया है। इस साल का आपको पता है क्या नोबेल प्राइज? ये लिख लिया ना सब लोगों ने? ऊपर कुछ लिखना बाकी है तो अब मैं आपको ये भेज दूंगा ना एनीवेज। ये मैं अभी का डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको छोड़ो। ये मैं आपको सबको पीडीएफ आ जाएगा अभी के अभी 5 मिनट में आ जाएगा, पिछले सेशन का भी पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है। अमन, नीट में भी रटने वाली बहुत सारी चीज पूछी गई है, ठीक है। There was a fight between Soviet and US on naming of elements past 100। हाँ, ले, अनुज का डाउट आ गया। स्क्विड गेम देखा क्या? मानस, मेरा लैपटॉप लेनोवो है, ठीक है। आइसोमेरिज्म का रिवीजन, अरे मैं तो पूछा, डाउट किसी को है तो बता दो। लास्ट 2 पॉइंट्स, ये लो, लास्ट 2 पॉइंट्स लिख लो। ओमकार, मानस को तो कोई डाउट नहीं है, और किसी को कोई डाउट है? They made some compound which helped reduce polonium pollution during chemical reaction। इस बार का नोबेल प्राइज नहीं, पोल्यूशन वाला नहीं है। इस बार का जो नोबेल प्राइज है ना, दे क्रिएटेड एन ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट, ठीक है। और वो ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट जो है, इट कैन क्रिएट काइरल कंपाउंड्स। तो काइरल कंपाउंड जो होते हैं ना, जैसे अपना कोई भी एक तो आर वाला या एस वाला, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी एक फॉर्म बनाना है, सिर्फ आर बनाना है, एस नहीं बनाना, तो अपन जनरली ऐसे रिएक्शंस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों इक्वल फॉर्म में मिल जाते हैं। आप लोगों ने ये चीज पढ़ा है ना, जब दोनों काइरल कंपाउंड एनैंशोमर, दोनों एनैंशोमर इक्वल फॉर्म में रहते हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो रेसमिक मिक्सचर बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत ही आसान ऐसा प्रोसेस बनाया, जिसमें अमीनो एसिड का यूज करके, अमीनो एसिड्स आर वेरी चीप, मतलब अमीनो एसिड्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड्स का यूज करके और मेटल्स का यूज करके उन्होंने ऐसे कैटलिस्ट बनाया कि जो आपको कोई एक स्पेसिफिक एनैंशोमरी देगा, या तो आर आर वाला या तो एस वाला, समझ रहे हो। तो ये रिसर्च उन्होंने 2006 में कर लिया था। उसके बाद 2006 से अभी तक उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनाए which got verified throughout the whole। हाँ, असिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यही है। तो इस बार के जो केमिस्ट्री के जो नोबेल प्राइज 2 लोगों को मिला है, उन्होंने ये चीज किया, असिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट। तो आप इमेजिन कीजिए, ये ऐसे तो बड़े सिंपल सिंपल चीजें लगती है हमको सुनने में, और हम लोग वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर कोई नोबेल प्राइज दे रहा है, मतलब इट हैज सच अ बिग इम्पैक्ट, है ना। आईआईटी ये पूछ सकता है, ये पूछ
तो सकता है, लेकिन जनरली कह नहीं सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते। पूछने को तो पूछ सकता है फहद, क्योंकि आपको एक बताओ, एक दो बार ऐसा पहले भी हुआ है। 1 साल हुआ था जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ था। दे डिड दैट लाइफ लॉन्ग, डेफिनेटली अद्वैत। मतलब आप सोचिए ना, 2006 में उन्होंने वो कर लिया था रिसर्च, 2021 में उनको अगर ये मिल रहा है, उनके जिंदगी का कितना टाइम, तो फुलरीन, सही बात है। मतलब कितना टाइम, तो आप ये सोचिए उनकी जिंदगी का इसमें गया होगा कि वो बना क्या रहे, और बाकी कितना टाइम उनका इसमें गया, मतलब जितना टाइम उनको शायद बनाने में नहीं लगा होगा, उतना उससे ज्यादा टाइम उनको वो रिसर्च वेरीफाई करके पूरे सब लोगों तक फैलाने में लगा, है ना। तो यही बात है। चलो सेशन आज का खत्म करें यहीं पे। सबने लिख लिया? दे डोंट हैव जेई, दैट्स व्हाई दे गॉट टाइम। वाह वाह वाह। द गाय वाज डेविड मैकिलन। दो लोग है ना, एक मैकमिलियन और एक है। नोबेल प्राइज में कितनी अमाउंट मिलती है? मुझे नहीं पता यार, मैं भूल गया, कुछ बहुत बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन द वैल्यू इज बिग। ठीक है। डू साइक्लोअल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? यस, यस महक। साइक्लोअल्कीन कैन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है महक, अपन ने पढ़ा है इसके बारे में। प्राइस इज इम्पोर्टेंट नॉट द कैश, सही बात है। ये वही सर है जिसने पीरियोडिक टेबल का न्यूमोनिक बनाया था? क्या बोल रहे हो वेदांत? क्या बोल रहा है वेदांत? ओआर का एग्जाम्पल दो। फोटो आया है ना पेपर में। इंडियन गाय मेक्स 1000 years लास्ट लॉन्ग बैटरी, ऐसा? बताओ कितनी सही बात है। $1 million मिलते हैं नोबेल प्राइज के साथ। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच। अपन लोग मिलेंगे आगे ट्यूसडे को, आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। कल टेस्ट बढ़िया से देना। ठीक है, टेक केयर। एडिसन वाला बल्ब अभी भी ग्लो कर रहा है ना पुष्कर। बल्ब को लेके एक अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, रियलिटी है या नहीं बताऊंगा, किसी एक क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय।